कि अजित देवल जो है, जो इंडियन एनएसए है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान। और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुजदिल जो है वो बच्चों पे प्लान बुजदिल दहशतगर्द, जिसको बीएलए कहते हैं, बीएलएफ कहते हैं, ये बुजदिल दहशतगर्द ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुना है। आज सुबह जो एक अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी थी। कि ये स्कूल के बच्चे जो सुबह जिनको माओ ने तैयार करके भेजा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, और रास्ते में इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने उन पर एक व्हीकल बोन आईडी जो थी उसका हमला किया। और उस हमले के नतीजे में 46 बच्चे जो थे उस बस में सवार थे, जिसमें से 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और बाकी बच्चे ज़ख्मी हैं। और शदीद जो ज़ख्मी हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है फ्रॉम खुजदार टू कोयटा। कुछ स्टेबल बच्चे हैं, उनका वहीं खुजदार सीएमएच में इलाज चल रहा है। ये इस वाक़े की सबसे पहले तो मज़म्मत और शदीद अल्फाज में मज़म्मत कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। कबायली जो कोड है जंग का, बल्कि इंसानी कोड जो जंग का है, उस उन तमाम कोड से ये मुबर्रा है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग को जिस बुज़दिली के साथ लड़ा जा रहा है, जिस बेदर्दी के साथ लड़ा जा रहा है, उसको अब खामोश तमाशाई बन के नेशन को नहीं सोचना है। यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। या तो उन बच्चों के, मासूम बच्चों के कातलों के साथ खड़े हो जाएं, या फिर अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं कि उनका कला कमा किया जा सके। और इस वाक़े की बड़ी एविडेंस थी हमारे पास, सॉलिड एविडेंस था, इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल जो है, जो इंडियन एनएसए है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान। और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि बलूचिस्तान में उनका कोई, क्योंकि बिकॉज जिस तरीके से हमारी सिपाह ने उनको एक इबरतनाक शिकस्त दी इस सारे 9 मई और 10 मई और ये पिछले चंद वीक से जो कुछ आपके सामने होता रहा, जिस तरीके से उनको पूरी दुनिया के सामने एक सुबकी हासिल हुई, जिस तरह उनका एरोगेंस नीचे आया, तो इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स वाज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान, और इसकी हमारे पास इंटेलिजेंस थी भी। लेकिन मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजित देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और बच्चों को, जो स्कूल गोइंग मासूम बच्चे हैं, उनको इस तरीके से निशाना बनाया गया है और उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, ज़ख्मी किया गया है। और ये इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, और इंटरनेशनल वर्ल्ड को अब ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और हमारी तरफ से ये उनके लिए भी पैगाम है कि ये जो प्रॉक्सी है, जो इंडियन प्रॉक्सी है, जो यहाँ पर बलूचिस्तान में इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, उनके बिहेस्ट पे कर रहे हैं, उनके कहने पे। फिर मुझे लोग कहेंगे कि कल वाक़या हुआ और आज आपको कैसे आधे घंटे में पता चला। तो पहले से इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटल फील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फजैलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, और कुछ इस तरह का काम यहाँ पर करना चाह रहे थे। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि दुश्मन से भी ये तवक्को नहीं थी कि इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए हैं। और सॉफ्टेस्ट टारगेट, अगर आप पिछले पैटर्न देखें फॉर लास्ट लाइक 6 7 8 मंथ्स, हमेशा से ये बुज़दिल दहशतगर्द, जिसको बीएलए कहते हैं, बीएलएफ कहते हैं, ये बुज़दिल दहशतगर्द ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुना है। वो फौजी जो निहत्था होके जा रहा है ट्रेन पे, वो पैसेंजर कंसिडर होता है। इसी तरह जो मुसाफिरों को उतारा है बसों से, किलिंग्स किए हैं और उनको एथनिक रंग दिया गया कि ये पंजाबियों की किलिंग्स, ये पंजाबियों की किलिंग्स नहीं है। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। मैं ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बार बार ये कह रहा हूँ कि ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। तो अब वो और सॉफ्ट टारगेट पे चला गया है कि वो मासूम बच्चे जिनको माओ ने सुबह तैयार किया, जिनके आँखों में कितनी ख्वाब थे कि क्या उन्होंने आगे अपना फ्यूचर उनका, और उनको आज खून से नहला दिया गया, उन मासूम बच्चों को। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान में इसी दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों पे हमला किया था और फिर उनका अंजाम उनके सामने था। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई, तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो।
और उसका रिस्पांस जो है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम क्योंकि स्टेट हैं, हम क्योंकि हुकूमत हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे, हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है, वो दहशतगर्द होंगे जो मैं आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि हम उनके खून का बदला लेंगे। तो बदला लिया जाता है, बदकिस्मती ये है कि उस बदले को जब लिया जाता है उसको हाईलाइट नहीं हो पाता वो, और डिफरेंट रीजंस हैं उसकी, आपकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और लोगों की और मजबूरियां होंगी। मुसखेल का इंसिडेंट हुआ, वो लोग मारे गए। उसके बाद ट्रेन इंसिडेंट हुआ, वो लोग जहन्नुम वसल हुए। जो इंसिडेंट हुआ चागी में, नौशकी में सॉरी, उसके लोग जहन्नुम वसल हुए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग भी जहन्नुम वसल होंगे। जिस तरह आपने तुरबत में देखा रिसेंट कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से वो कमांडर को मारा, वो कमांडर नबील जो था वो एक जगह पे नहीं कई जगहों पर इन्वॉल्व था। 18 हमारे एफसी के सोल्जर्स एक जगह पे ज़ख्मी हुए, कई सिविलियंस को उसने ज़ख्मी किया, मारा, शहीद किया। सो मेरा ख्याल है कि इन मासूम बच्चों का जो मुक़द्दस खून है वो भी रायगा नहीं जाएगा। और उस मुक़द्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाअल्लाह ताला उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, जिसमें मासूम बच्चे शामिल हैं, मासूम बच्चियां शामिल हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, और उन पर हमलावर होके अपने आप को बलोच कहते हो। लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे, बिल्कुल बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। बलोची रवायात, बलोच की सकाफत, बलोच का जंग का कंडक्ट, उसके नज़दीक से भी तुम नहीं गुजरे हो। मैं तुमको लानत के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं कहता हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ दहशतगर्दों का ना कोई कौम है ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। फिर दुख उस वक्त होता है जब बाकी मांदा पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक़ की जंग है? किसी हकूक़ की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज हैं, इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं, और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मज़म्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। यह आपका वादा है और आप अपना वादा अगर पूरा नहीं करेंगे दुनिया के सामने, आप माने ना माने आप एक्सपोज ज़रूर हो रहे हैं। और आप जो अहद है, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप अपना अहद नहीं तोड़ते हैं, तो आप अपना, हमारे एहसानात की तो खैर है, अपने वादे की ही कोई पासदारी कर लें। शुक्रिया जी। 18 साल से ये दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हो रहे हैं। फिर हमारी पाक फौज ने बहुत बड़ा वो तकब्बुर के साथ लिया, उसको तबाह बर्बाद किया, उसको शिकस्त से दो किया। तो ये दहशतगर्द क्यों नहीं ख़त्म होते? देखिए, इस जंग को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। अब जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं तो आपको ये दुश्मन और दोस्त, वहाँ तो एक लाइन है, इसके उस तरफ सारे दुश्मन, इस तरफ सारे दोस्त। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस बढ़े हैं और वो जो 9 गोल रुक जाते हैं वो बदकिस्मती से किसी को नज़र नहीं आते। इसी तुरबत शहर में अगर आप देखें, इसी खुशदार शहर में देखें, जिन्होंने मौलाना सदीक मेंगल का कत्ल किया वो आज किधर है? जिन्होंने और इस तरह के वाक़यात किए वो किधर है? सो कहने का मतलब है कि वो 9 गोल जो रुक जाते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जो एक गोल हो जाता है वो नज़र आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस डिफ़िकल्टीज़ में काम कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले दिन से पूरी नेशन को कह रहा हूँ, आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा ड्यूल माइंडसेट से निकल आए। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो वायलेंस है, इसको कोई और नाम दिया जाता है। वायलेंस जो रिलीजन के नाम पे, उसको कोई और नाम दिया जाता है। ये जंगें जब लड़ती हैं रियासतें, तो जंगें फौजें नहीं लड़ती हैं, कौमें लड़ती हैं। और कौम ड्यूल माइंडसेट में, कोई इसको हकूक़ की जंग डिक्लेयर कर रहा है, कोई इसको अंडर डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको अनपैरेलल डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। तो ये जंग भी, ये वायलेंस भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और देखिए, कैपेसिटी नहीं है, इन टेररिस्ट की कैपेसिटी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि वो हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, सवात की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो क्या सवात के लोगों को माइग्रेट नहीं कराया गया?
अगर हम आज चाहें, आज हम खुजदार से लेकर मस्तूम तक सारे लोगों को माइग्रेट करा सकते हैं, रियासत ये कर सकती है, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। अगर हम सारे लोगों को माइग्रेट करा लें, चुन चुन के हम इन सबको मार सकते हैं, बट हम वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहते, और रियासत उस लेवल पे जाना नहीं चाहती। तो ये कोई कैपेसिटी इनकी इतनी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, बिकॉज दिस इज़ अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। The response is from the intelligence agencies. तो we have to equip them. We have to equip them. उनको हमने enabling environment देना है so that they can operate. तो यहाँ पर तो जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन्होंने, आपको पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर क्या काम किया, क्या माफ़ कीजिएगा, क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़? क्या हमने उनकी चेक पोस्टें ख़त्म नहीं कराई माजी में? क्या अपीजमेंट जो हुई टीटीपी के बारे में, केपीके में, वो बलूचिस्तान में नहीं की उस हुकूमत ने? क्या यहाँ पर बलोच दहशतगर्द, जिनको मैं बलोच दहशतगर्द नहीं कहता हूँ, ये सेपरेटिस्ट या ये जो टेररिस्ट है, इनके कमांडर्स को छोड़ा नहीं गया? क्या उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स नहीं लगाए? तो ये सारी वो हकीकतें जो पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए, जो दुनिया को पता होनी चाहिए। तो ये जो अपीजमेंट है, ये हमेशा हमें तबाह कर देती है। इस रियासत ने हमेशा से माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस रियासत को अब हार्डन स्टेट बनाना है, और ये रियासत अब हार्डन स्टेट बनेगी, हार्श स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट। और ये हार्ड स्टेट बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। मेरा आपसे वादा है, मैंने कहा था ना कि सड़कें बंद नहीं होंगी, तो अब सड़कें बंद नहीं होती हैं। ये भी मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस बलूचिस्तान का अमन लौटेगा और इनको चुन चुन के मारेंगे। आपने अभी कहा कि अवाम को गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, लेकिन अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। माजी में इन्हीं लोगों को, जिनका आपने जिक्र किया कि वो दोबारा जाकर उन्होंने अपने कैंप स्टैब्लिश किए, कि अब सूरत हाल ये है कि आज आप उस टाइम उन्हें कौमी धारे में शामिल करवा रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उस टाइम हमने गलती की थी। इस सूरत हाल में, इस ट्रस्ट डेफिसिट में अवाम कैसे गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करे? एक तो कौमी धारे में शामिल होने वाले का सब्जेक्ट डिफरेंट है और एक अपीजमेंट डिफरेंट है। कौमी धारे में वो शामिल होता है कि जो खुद सरेंडर करता है, जो ये रियलाइज़ करता है कि मैं गलत रास्ते पे था और मैं वापस स्टेट के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं बहक गया था, मुझे बहकाया गया था, मैंने मासूम लोगों का कत्ल गारत किया था, अब मुझे रियासत माफ़ कर दे। दैट इज़ समथिंग एल्स। वो दरवाजे आज भी रियासत के खुले हुए हैं कि एक शख्स इस रियलाइजेशन के साथ वापस आना चाहता है कि मैं गलत हो गया था, मैं ख़ता हो गया था। और एक ये है कि आप मुजरिमों को, जिन्होंने खुद सरेंडर ना किया हो, उनको आप जेलों से निकाल के छोड़ना शुरू कर दें। दैट इज़ कॉल्ड इम्पीजमेंट। तो मैं उस अपीजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि रियासत के आगे कोई सरेंडर करता है, कोई हथियार फेंकना चाहता है। तो रियासत की ये पॉलिसी रही है, आज भी रियासत उसके लिए नरम गोशा रखती है कि वो अगर बहकावे में चले गए हैं, वो वापस आ जाए और वो अपनी ख़ता तस्लीम करके मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, तो उस पर रियासत को मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मुजरिम है, कोई दहशतगर्द है जो सरेंडर नहीं करता है, आपके हाथों पकड़ा जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं और वो दोबारा जाके वहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो मैं उस अपीजमेंट की बात कर रहा हूँ। मीर साहब, दुनिया में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए आईबीओ जो है बेस्ट ऑप्शन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल वगैरह, इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, आपको किसने कहा नहीं जा रहे हैं? मैक्सिमम लेवल पे हम इसको, और ज़ाहिर टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, नो नीड ऑफ एनी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। इट इज़ स्मार्ट काइनेटिक आईबीओस, स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस विच इज़ द सोल्यूशन। बिकॉज वो तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने सवात तर्ज का ऑपरेशन करना है तो वी कैन डू इट, रियासत कैन डू एनीथिंग, लेकिन वी डोंट वांट टू डू इट बिकॉज उनकी ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी ये कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, जो आपने पहला सवाल किया था, उसके जवाब में भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब फैसला ये कर लेना होगा। खामोश तमाशाई की अब इस पाकिस्तान में शायद जगह ना हो, इस बलूचिस्तान में जगह ना हो। आपने एक साइड पे जाना है। ये जो मुनाफकत है ना कि आप रियासत के भी साथ हैं तो और क्या कहते हैं, खामोश भी हैं। अब मासूम कातलों के साथ खड़ा होना भी आपका फैसला, रियासत के साथ खड़ा होना भी आपका फैसला। तो मेरी तो ये पहले दिन से एक पोजीशन है कि रियासत के साथ खड़े होने में ही दीन हमारा यही हुक्म देता है, हमारे एथिक्स यही हुक्म देते हैं, हमारे रियासत के साथ ही खड़ा होना है। थोड़ी वजाहत करें कि खुदकश
देखिए, एक ड्राइवर जो बस में था, एक और उनके साथ जो उनके हेल्पर थे, वो भी शहीद हो गए। और ये अभी कबल अज़ वक्त है कि व्हीकल आईडी थी। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये सुसाइडल नहीं था, ये आईडी थी, लेकिन हो सकता है कि ये बाद में कुछ जब आगे बढ़े तहकीकात तो पता चले। सर ये सर बताइएगा ये कि जो आपने कहा कि हार्ड स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया सवात का कि लोग वहाँ से वो हिजरत करने मजबूर हो गए आगे दूसरे इलाकों की तरफ, तो क्या इन मिलिटेंट्स को यहाँ पर बलूचिस्तान में अवामी हिमायत हासिल नहीं? दूसरा ये कि ये लोग अभी टारगेट किया करते थे, अब तो ये सुसाइड बम्पर बन गए हैं, नौजवान बड़ी तादाद में जा रहे हैं और ख़वातीन भी इसमें जो है 4-5 ख़वातीन खुदकश बम्बार अब तक वो कर चुकी है, तो इस सर ये स्टेट के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा? देखिए, ये तो कोई थ्रेट ही नहीं है कि ख़वातीन जाएं या मर्द जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक खातून खुद चूज़ कर रही है टू बी वॉयलेंट, अब ये हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हैं, दे चोज़ टू बी अ जर्नलिस्ट। अगर एक खातून वो चूज़ करती है कि मैंने दहशतगर्द बनना है, तो जेंडर का तो कोई दहशतगर्दी में ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी दुनिया में जो ख़वातीन थी वो दहशतगर्द बनी, सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन जो है वो मिलिट्री में हैं, जो अपने रियासत की दिफा कर रही हैं। सो दिस इज़ नॉट अ थ्रेट। और नौजवानों की बात, ये बात दुरुस्त है कि लोगों की हमायत नहीं हासिल, लोगों को खौफ है। ये जो फियर फैक्टर है ये बहुत ख़तरनाक है। मुझे किसी ने कहा कि मस्तूंग में वो दहशतगर्द आए तो लोग उसको BLA जिंदाबाद कह रहे थे। इसी मस्तूंग में मैंने FC जिंदाबाद के नारे सुने, आपने नहीं सुने? ये आपकी डिटरेंस होती है। जब आपकी डिटरेंस हो जाती है, जब आप रियासत अपने उस पर आ जाती है, और सवात के लोग मजबूर नहीं हुए, रियासत ने सवात के लोगों का कि आप बाहर चले जाएं, हम आपको एज IDP ट्रीट करेंगे और हम ये एरिया क्लियर करेंगे। उस रियासत ने उनको कहा कि आप बाहर जो निकलें, वो खुद लोग मजबूर नहीं हुए और उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत अजीम कुर्बानी दी सवात के लोगों ने पाकिस्तान के लिए। तो उधर से कल सफाया हुआ ना जी। बस सर ये बताइएगा कि उज़दार में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, उसमें TTP ने क्लेम लिया, आज के वाक़ये में भी आया TTP का आंसर था या BLA का आंसर था, और किस तरीके से देख रहे हैं बलोच बेल्ट में TTP की ग्रोथ को? दूसरा ये कि जो फुट सोल्जर है, फुट सोल्जर स्मार्ट काइनेटिक अप्रोच 1.5 साल तो हो गया है, लेकिन वो फुट सोल्जर आज भी उनका मौजूद है, उनके पास वो आते भी हैं ग्राउंड पे, बेशक थोड़ी देर रोल करें या ज़्यादा देर रोल करें। तो वजह क्या है कि 1.5 साल हो गया है, अब तक वो बड़े कैंप्स उनके जो भी हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हुए, या उनके फुट सोल्जर्स को अंडर द लॉ या जैसे आप उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए कहते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, 280 से ज़्यादा सिर्फ पिछले साल टेररिस्ट मारे गए हैं, जो फुट सोल्जर जिसका आप कह रहे हैं वो मारे गए हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब वो गिरफ्तारियां जो हुई हैं तो वो अदालतों में भी पेश हुए हैं, और वो अदालतों से फिर रिहाइयाँ भी उनको मिली हैं। तो ये तो कोई अनहोनी सी बात नहीं है। अब हमारे सिस्टम में ये फ्लॉजेज़ हैं, अब इन फ्लॉजेज़ के साथ एक वॉरफेयर है, एक लॉफेयर है। लॉफेयर के अंदर यस हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अपना एक बिल लेकर आए हैं जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसमें हम सेंटर्स बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है इसको कम से कम किया जा सके और लोगों को उन सेंटर्स में रखा जाए, वहाँ पर इंटेरोगेट किया जाए। तो इस तरह के लॉफेयर में बहुत सारे इकदाम हैं। आपको पता है कि आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा आकर इस रियलाइजेशन के साथ कि इस जंग को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डाइवोर्स किया हुआ था, कि ये जंग सिर्फ सो कॉल्ड सरबचार जिनको कहते हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान, ये जंग मैंने लड़नी है, ये जंग पुलिस ने लड़नी है, जंग ब्यूरोक्रेट ने लड़नी है, ये जंग हमारे जर्नलिस्ट ने लड़नी है, हमारी इंटेलिजेंशिया ने लड़नी है, हमारी जुडिशरी ने लड़नी है, रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। तो हम सब ने मिल के ये जंग लड़नी है। आपने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट अचीव करने के लिए करते हैं। पहले आम पाकिस्तानियों को मारते रहे, आप पंजाबियों को मारते हैं, उसके बाद आप बच्चों को नहीं चूज़ किया। क्या आप सिक्योरिटी प्लान में कुछ तब्दीली लाएंगे आप इस सिस्टम में? देखिए, सिक्योरिटी प्लान जो है वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बनाना है। वो अपने प्लान्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी करते हैं, उसको अमेंड भी करते हैं, उसको दुरुस्त भी करते हैं, उसको इम्प्रूव भी करते हैं। तो डेफिनेटली अब आप देखें ना कि इस इंसिडेंट को देख लें कि एक ऐसा टारगेट चूज़ किया गया कि जो टारगेट था ही नहीं। बच्चों को कौन टारगेट करता है? बच्चे तो टारगेट नहीं थे। और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर गौर व फिक्र भी करेंगी। मुझे इतना अपनी कैपेसिटी पे यकीन है कि जिस तरीके से इससे पहले के बड़े बड़े वाक़यात हुए, लोग जहन्नुम वसल हुए हैं,
ये भी इंशाल्लाह जानूंगा। तो सर टीटीपी है जिस तरह हाँ, वो टीटीपी वाला सवाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्रॉम द डे फर्स्ट, आप लोग तो गवाह हैं, कोई और गवाह है या नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन सब की नानी एक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2013 से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं। जब इन सब की नानी एक है तो ये ऐसा भी बसा औकात हमने देखा है कि वाकया बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशंस में, गिरफ्तारियों में, कि किसी और ने किया, कबूल किसी और ने किया। सो ये सब एक है, ये सब जो हैं प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुबकी हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। और अजद दोवल के नाम से वो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल बच्चे चुनेगा इस बार। सर, आपने अभी खुद इसे तस्लीम किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास थी, क्या आप नहीं समझते कि आपका फेलियर है? एक सेकंड ये कि 2024 जो है वो पिछले 10 साल में हाईएस्ट वाक़यात हुए, 1259 वाक़यात, 711 सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के लोग हैं। इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि बच्चे टारगेट होंगे, ये इंटेलिजेंस थी कि पशीन का जलसा टारगेट होगा, तो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी दी ना। और ये सिक्योरिटी फेलियर का लफ्ज़ कह देना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। फेलियर का लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कि जंग में मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने टेररिज्म में राइज देखा है, ये पेंडुलम की तरह है। ये राइज हमने 2009 में भी देखा था, ये राइज हमने 2002 में भी देखा था, ये राइज फिर हमने बीच पे इसको कम होता हुआ भी देखा है। तो ये हमेशा ये होता है कि हमारी अप्रोच क्या है, हम किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। फिर देर आर मैनी मैनी रीजंस फॉर दिस। जैसे ये जो गेजेट्री है, जो यूएस विड्रॉल के बाद ओपन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इनको मिल रही है, दैट इज़ अ रीज़न। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो प्रोपेगेंडा टूल्स से मुतासिर होके हमने अपनी चेक पोस्टें खाली कर दी, हमने उनको फ्री एरिया दे दिया, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल है उसका। तो उस रिस्पॉन्सिबल को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्या डिसीजन। और देखें, रियासतें, हुकूमतें, ये कब हुआ है कि हुकूमतें गलतियाँ नहीं करती? ये कोई फरिश्ते बैठे होते हैं यहाँ पर? गलतियाँ होती हैं, रियासतों से गलतियाँ होती हैं। तो लेट्स एडमिट इट कि इट वाज आवर मिस्टेक कि हमने वो एफसी की चेक पोस्टें ख़त्म किस बुनियाद पे की कि जी वो एफसी वाला बदतमीज़ी करता। क्या मेरे घर का चौकीदार आपसे बदतमीज़ी करे, मैं उसको निकाल लेता हूँ या उसकी जगह नया रख लेता हूँ? या तो नया रख लूँगा, या उसको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, उसको ट्रेन कर लूँगा। ये तो नहीं हो सकता कि मैं घर का चौकीदार ही ख़त्म कर दूँ। सो ये गलतियाँ हुई हैं हमसे, तो हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि बलूचिस्तान को पुरअमन बनाना है। जिन्होंने वायलेंस की है, जो बंदूक का रास्ता अपनाते हैं, उनके साथ उसी ज़बान में बात की जाएगी। यस, आम नौजवान, जो इस नौजवान ने सवाल किया, ज़रूर हुकूमत के साथ या स्टेट के साथ डिसइंटीग्रेटेड है। जब आपने माजी में नौकरियां बिकती देखी, तो आज 99.99% मेरिट पे जब नौकरी मिल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं शाबाशी देता हूँ मैडम एजुकेशन मिनिस्टर को, मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो मुझे बताएं कि इंटीग्रेट हुआ है वो नौजवान या डिसइंटीग्रेट हुआ है? जब हम उसको मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, आज हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स मेरिट पे हो रही हैं, गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है। पहली दफ़ा तारीख में आपकी पीएसटीपी जो है वो 90% खर्च होने जा रही है। आपके पास जो 200 अरब हैं, जिससे आप बलूचिस्तान 43% ऑफ पाकिस्तान को डेवलप करना है आपने। एक तो इन पैसों से बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता 200 अरब से, लेकिन क्या वो 200 अरब खर्च हो रहे थे? आंसर वॉज नो। क्या वो ठीक जगह पे खर्च हो रहे थे या ठीक जगह पे खर्च हो रहे हैं? इस पर भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है। ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये ओवरनाइट इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जब वो रिजल्ट्स आएंगे, हम नौजवान को रोज़गार के मौके देंगे, नौजवान को ये यकीन दिलाएंगे कि उसकी नौकरी नहीं बिकेगी, मेरिटोक्रेसी होगी, तो डेफिनेटली वो जो डिसइंटीग्रेटेड है वो इंटीग्रेट होगा। और आखिर में मुझे इस तहरीक का अंजाम उस तहरीक की तरह लग रहा है कि जो आपने टर्की में देखा है, और इसका और कोई अंजाम नहीं है। ये आज बलोच इस लाहासिल जंग पे डिबेट करना चाहते हैं, डिबेट कर लें कि लाहासिल जंग है, सवाए कुछ तो खून के इनको कुछ नहीं मिलने वाला, और इसका एंड पाकिस्तान की मजबूत रियासत है।